Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on novel, its origin and history. साथ ही हम देखेंगे डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट और टाइप्स के बारे में भी. तो चलते हैं, देखते हैं नॉवेल क्या होता है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई है, हिस्ट्री क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे. डेफिनेशन नॉवेल के देखते हैं. एन इन्वेंटेड प्रोज नरेटिव और प्रोज फिक्शन दैट इज यूजुअली लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स and deals especially with human experience through a usually connected sequence of events. Actually ये क्या होता है, इवेंट होते हैं और कई सारे इवेंट्स होते हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है और प्रोज फॉर्म में होता है. एक तरह से ये नरेटिव फिक्शन होता है प्रोज फॉर्म में, और लॉन्ग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, साथ ही ह्यूमन एक्सपीरियंस को प्रेजेंट किया जाता है इसमें, और डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को एक सीक्वेंस में कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है. Prose style and length as well as fictional subject matter are the most clearly defining characteristics of a novel. तो इसमें क्या दिया है नॉवेल की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख सकते हैं कि प्रोज स्टाइल होना चाहिए, लेंथ इसकी अच्छी होनी चाहिए और साथ में ही फिक्शनल सब्जेक्ट भी होना चाहिए, मैटर होनी चाहिए. तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब नॉवेल के स्ट्रक्चर देख लेते हैं. नॉवेल में क्या क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए. एक्सप्लोजन होना चाहिए, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन. तो ये इसके स्ट्रक्चर होने चाहिए. मे आल्सो भी 3 एक्ट स्ट्रक्चर, सेटअप, कन्फ्रंटेशन, रिजोल्यूशन. स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है 3 एक्ट स्ट्रक्चर में, दैट इज सेटअप, कन्फ्रंटेशन एंड रिजोल्यूशन. So here what we see about the definition of novel and structure of the novel. तो याद रखेंगे नॉवेल क्या होता है, जो इवेंट्स होते हैं उनका कनेक्टेड सीक्वेंस होता है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है और प्रोज फॉर्म में होता है और साथ ही नरेटिव होता है. स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, एक्सप्लोजन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन. और इट कैन बी आल्सो इन 3 एक्ट स्ट्रक्चर, सेटअप, कन्फ्रंटेशन एंड रिजोल्यूशन. तो इस तरह से हमने नॉवेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा. नेक्स्ट वी विल सी एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, थीम, कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट, पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टाइल. तो ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं. नॉवेल में ये सारे एलिमेंट्स जरूरी हैं. थीम तो होना ही चाहिए, कैरेक्टर शुड बी आल्सो, सेटिंग भी होनी चाहिए इसकी कि किस क्या सेटिंग है, किस जगह पे मतलब कहानी स्टार्ट होती है या एंड होती है और ग्रो करती है. साथ ही एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लॉट होनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट भी शो होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू हो, स्टाइल हो. नॉवेल केम इन इट्स फॉर्म ड्यूरिंग 18th सेंचुरी. तो ऐसा कहा जाता है कि जो नॉवेल का प्रेजेंट फॉर्म है ये 18th सेंचुरी में आता है. द टर्म नॉवेल डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला. और जो टर्म नॉवेल है ये इटालियन वर्ड नोवेला से डिराइव किया गया है. तो इसे भी याद रखेंगे, नोवेला जो इटालियन वर्ड है वहां से नॉवेल टर्म को लिया गया है. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ शॉर्ट, कॉम्पैक्ट, ब्रॉडली रियलिस्टिक टेल popular during medieval period. तो 18th सेंचुरी में क्या होता था, इसमें जो शॉर्ट, कॉम्पैक्ट और ब्रॉडली रियलिस्टिक टेल होता था उसको प्रेजेंट किया जाता था जो कि मेडिवल पीरियड में पॉपुलर हुआ करते थे. फॉर एग्जांपल बोकासियोस डे कैमरन. बोकासियो का जो डी कैमरन नॉवेल है इसमें कुछ इसी तरह की चीजों को प्रेजेंट किया गया है. नॉवेल की हिस्ट्री देखते हैं. हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. ट्रू नॉवेल इज Thomas Law's romantic story of Rosalind used by Shakespeare in his As You Like It. ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रू नॉवेल है वो टॉमस लॉज का नॉवेल होता है. अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे नॉवेल जो है 18th सेंचुरी में क्या हुआ है, अपना प्रेजेंट फॉर्म लेता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले नॉवेल नहीं लिखे गए हैं. कोई भी चीज सडनली नहीं होता है, उसका ग्रोथ समय के साथ होता है. तो कहीं ना कहीं ये शेक्सपियर के टाइम से चला आ रहा था. हाँ, ये अलग बात है कि जो मॉडर्न नॉवेल है उसकी शुरुआत 18th सेंचुरी में होती है. तो जो इसकी हिस्ट्री है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि टॉमस लॉज का जो वर्क है रोसालिंड, ये कहीं ना कहीं ट्रू नॉवेल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है. और इसी के बेस पर शेक्सपियर ने अपना एक फेमस वर्क लिखा, एज यू लाइक इट. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉमस लॉज का वो कौन सा वर्क है जिस पर शेक्सपियर ने अपना फेमस वर्क एज यू लाइक इट लिखा है. तो दैट इज रोसालिंड और इट इज अ रोमांटिक स्टोरी. तो नॉवेल धीरे धीरे ग्रो किया है, इसको याद रखेंगे. ऐसा नहीं है कि सडनली ये ग्रो किया है.
One of the earliest type of picaresque novel is Thomas Nass's Unfortunate Traveler or The Life of Jack Wilton 1594। अब देखिए नॉवेल के कई टाइप्स होते हैं, तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो पिकारेस्क जो है वो भी एक तरह का नॉवेल होता है। तो ये टॉमस नॉस का एक नॉवेल अनफॉर्चुनेट ट्रेवल, ऐसा माना जाता है कि ये पिकारेस्क टाइप का नॉवेल है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि पिकारेस्क नॉवेल क्या होता है। अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर का सेकेंड टाइटल है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। क्या होगा टाइटल? सेकेंड टाइटल द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। और ये नॉवेल कब पब्लिश होता है? 1594 में। तो याद रखेंगे ये टॉमस नॉस का अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर है और ये पिकारेस्क टाइप का नॉवेल है। इसका सेकेंड टाइटल द लाइफ ऑफ जैक विल्टन है जो कि 1594 का नॉवेल है। ऑल्सो अ फोररनर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। और ऐसा कहा जाता है कि टॉमस नॉस का ये जो नॉवेल है हिस्टोरिकल नॉवेल के कैटेगरी में भी आता है, बिकॉज इट टेक प्लेस ड्यूरिंग इंटरव्यू बिटवीन हेनरी एट एंड किंग ऑफ फ्रांस। क्योंकि इसमें इंटरव्यू को प्रेजेंट किया गया है, उस समय को ये नॉवेल प्रेजेंट करता है जिस समय एक इंटरव्यू चल रहा होता है किसके बीच? हेनरी एट और फ्रांस के किंग के बीच। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री को भी डिपिक्ट करता है। तो इस वजह से हिस्ट्री जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स है उसके कैटेगरी में भी ये आता है टॉमस नॉस का अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। वर्क्स ऑफ बनियान द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 नियर टू मॉडर्न नॉवेल। तो ऐसा माना जाता है कि जो जॉन बनियान का वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कि 1678 का वर्क है, ये कहीं ना कहीं मॉडर्न नॉवेल की कैटेगरी को क्या करता है? रीच करता है। मीन्स इसे मॉडर्न नॉवेल की कैटेगरी में रखा जा सकता है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को। ये वर्क किसका है? जॉन बनियान का। और कब का वर्क है? 1678 में। साथ ही रिचर्डसन्स नॉवेल पोमेला 1740 कंसिडर्ड ट्रू नॉवेल। तो ऐसा माना जाता है कि जो सैमुअल रिचर्डसन थे इनका जो नॉवेल है पोमेला बहुत ही फेमस नॉवेल है, इसे ट्रू नॉवेल के रूप में कंसीडर किया जाता है। और ये नॉवेल कब का? 1740 का है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि नॉवेल की हिस्ट्री स्टार्ट होती है टॉमस नास से। हम कहाँ आते हैं? बनियान के जो वर्क है वहां पे पहुंचते हैं, फिर वहां से हम पहुंच रहे हैं रिचर्डसन के नॉवेल पोमेला तक पहुंचे। तो इस तरह से नॉवेल का धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ होता है और फिर जो ट्रू नॉवेल का रूप है वो कहीं ना कहीं लेकर आता है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ नॉवेल। टाइप्स ऑफ नॉवेल्स में क्या है? गोथिक नॉवेल, पिकारेस्क नॉवेल, एक्सपेरिमेंटल नॉवेल, सेंटिमेंटल नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, यूटोपियन नॉवेल, डिस्टोपियन नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नॉवेल, बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल। तो इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के टाइप्स है इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जितने भी फैक्ट्स यहाँ पे यूज किए गए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जरूर आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन के रूप में। तो इसे जरूर आप लोग याद करेंगे। नाउ वी विल सी गोथिक नॉवेल। गोथिक नॉवेल क्या होता है? अ जॉनर दैट प्लेसेस स्ट्रॉन्ग emphasis on intense emotions pairing terror with pleasure, डेथ विथ रोमांस। तो गोथिक नॉवेल में जो होता है ना हॉरर टाइप का होता है। इसमें बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है, किस बात पे फोकस किया जाता है? जो इंटेंस इमोशंस होते हैं उस पे फोकस किया जाता है और साथ ही जो पेयरिंग टेरर होते हैं, यानी कि मतलब टेरर के साथ प्लेजर को भी प्रेजेंट किया जाता है, डेथ के साथ रोमांस को भी प्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से गोथिक नॉवेल में जो है सस्पेंस हॉरर हर तरह से भरा हुआ नॉवेल होता है। रोमांस है, डेथ है, टेरर है, सस्पेंस है, एवरीथिंग फुल इमोशंस होता है इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं गोथिक नॉवेल के। सेटिंग इन कौशिल, एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस। तो जो गोथिक नॉवेल होते हैं वो कहाँ पे सेट होते हैं? ज्यादातर कौशिल में सेट होते हैं, जो महल वगैरह होते हैं ना उस टाइप की जगह पे। और एटमॉस्फेयर कैसा होता है इस नॉवेल में? मिस्ट्री और सस्पेंस, हमेशा मिस्ट्री और सस्पेंस बना रहता है कि आगे अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, इस तरह का सस्पेंस बना रहेगा। एन एशियंट प्रोफेसी, ओमेन्स, portents, visions, supernatural events, high event। तो देखिए ओवरऑल इमोशंस होते हैं, वुमेन डिस्ट्रेस होते हैं,
ये सारी चीजें जो होती हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा गोथिक नॉवेल में। सेटिंग कौशल में होगा, एटमॉस्फेयर मिस्ट्री और सस्पेंस का होगा, एशियन प्रोफेसी कोई पुरानी भविष्यवाणी होगी जिसमें कुछ ऐसा होने वाला होगा, ओमेन्स पोर्टेंट्स वगैरह होंगे, सुपरनेचुरल इवेंट्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। और इमोशंस तो बिल्कुल हाई लेवल का होगा, वुमेन डिस्ट्रेस, ये सब चीज आपको गोथिक नॉवेल में देखने को मिलेगा। द टर्म गोथिक पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, और ये जो टर्म गोथिक है वो कब पॉपुलर होता है, 20th सेंचुरी के टाइम में। अ रेफरेंस फ्रॉम गोथिक आर्किटेक्चर ऑफ द यूरोप इन मिडिल एज, और ये जो गोथिक टर्म है वो कहाँ से लिया गया है, यूरोप में जो मिडिल एज के आर्किटेक्चर हैं, गोथिक आर्किटेक्चर, वहां से इस टर्म को बोरो किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे फैक्ट्स इस वीडियो में आप लोग को बताए जा रहे हैं कि आप लोग के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, याद रखेंगे ये सारे फैक्ट्स। गोथिक जो टर्म है वो कहाँ से आता है, गोथिक आर्किटेक्चर यूरोप के मिडिल एज की है, वहां से इसको बोरो किया जाता है। और ये टर्म कब पॉपुलर होता है, 20th सेंचुरी में। The first to be called was Horace Walpole's novel The Castle of Otranto or A Gothic Story 1764। अब देखिए ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट गोथिक नॉवेल का क्रेडिट किसे जाता है, तो होरेस वॉलपोल का नॉवेल है द कासिल ऑफ ओट्रेंटो, जिसका सेकंड टाइटल है अ गोथिक स्टोरी, और ये वर्क आता है 1764 में। तो होरेस वॉलपोल का कासिल ऑफ ओट्रेंटो गोथिक नॉवेल का फाइन एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइटल भी याद रखेंगे इसका, अ गोथिक स्टोरी, और 1764 का वर्क है। 18th सेंचुरी गोथिक राइटर्स, 18th सेंचुरी में वो कौन कौन से राइटर्स थे जो गोथिक नॉवेल लिखा करते थे, क्लेरा रिव, एन रेडक्लिफ, विलियम थॉमस बेकफोर्ड, मैथ्यू लेविस, तो ये 18th सेंचुरी के गोथिक नॉवेलिस्ट हैं। नाउ वी विल सी 19th सेंचुरी एंड रोमांटिक एज गोथिक नॉवेलिस्ट। तो हु आर दे, मैरी शेली, वॉल्टर स्कॉट, E.T.A. हॉफमैन। तो मैरी शेली आप लोग जानते हैं पीवी शेली की वाइफ है, तो ये भी गोथिक नॉवेलिस्ट के रूप में जानी जाती हैं, वॉल्टर स्कॉट भी, और E.I.A. हॉफमैन जो है ये भी। अब विक्टोरियन पीरियड के जो गोथिक नॉवेलिस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, आपको पता ही है कि ब्रॉन्टे सिस्टर्स कितनी फेमस है। अमेरिकन राइटर्स में कौन कौन है, ईगर एलन पो, नाथनियल हावथॉर्न। तो ये अमेरिकन जो ये दोनों लोग हैं, ईगर एलन पो और नाथनियल हावथॉर्न, ये अमेरिकन गोथिक नॉवेलिस्ट हैं। और चार्ल्स डिकेंस और ब्रॉन्टे सिस्टर ये दोनों लोग इंग्लिश गोथिक नॉवेलिस्ट हैं। और किस टाइम पीरियड के, ये लोग विक्टोरियन टाइम पीरियड के हैं। तो इसे अच्छे से याद रखेंगे, 18th सेंचुरी गोथिक राइटर्स, 19th सेंचुरी गोथिक राइटर्स एंड विक्टोरियन पीरियड गोथिक राइटर्स। और यहाँ पे 19th सेंचुरी रोमेटिक एज के रूप में जाना जाता है, ये आपको पता ही है। 18th सेंचुरी किस नाम से जाना जाता है, आप लोग बताएंगे। इसको प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, पीछे के कुछ वीडियोस में, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। वैसे आप लोग थोड़ा सा इस पे वर्क करेंगे। नाउ वी विल सी एपिस्टोलरी नॉवेल। ये किस तरह का नॉवेल होता है, इट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली जो एपिस्टोलरी नॉवेल होते हैं ये लेटर्स के फॉर्म में या दूसरे डॉक्यूमेंट्स के रूप में लिखे जाते हैं। जिस तरह से अदर नॉवेल्स लिखे जाते हैं उस तरह से ये नॉवेल्स नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं लेटर्स के फॉर्म में होते हैं या किसी दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट्स के रूप में। एपिस्टोलरी इज सिंपली द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन एपिस्टल, और ये जो वर्ड एपिस्टोलरी है ये नाउन एपिस्टल का एडजेक्टिव फॉर्म है। तो याद रखेंगे ये एडजेक्टिव वर्ड है और इसका नाउन वर्ड क्या है, एपिस्टल। Novels written in an epistolary format are often less dialogue, driven with more emphasis on thoughts, feelings, and emotions. Instead of being in the action with the protagonist, most scenes are filtered through the character and presented memories. तो देखिए जो नॉवेल्स होते हैं एपिस्टोलरी फॉर्मेट में, इसमें बहुत डायलॉग जो होते हैं ना वो कम होते हैं, क्योंकि ये लेटर वगैरह या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, इस वजह से डायलॉग की उतनी जरूरत नहीं होती है। और इसमें स्टोरी पे नहीं फोकस किया जाता है, इसमें जो थॉट्स होते हैं, कैरेक्टर के फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, उस पर फोकस किया जाता है।
साथ ही इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द एक्शन विद द प्रोटैगनिस्ट, मोस्ट सीन्स आर फिल्टर्ड थ्रू द कैरेक्टर एंड प्रेजेंटेड मेमोरीज। तो इसमें क्या दिया जाता है, जो एक्शंस होते हैं वो प्रोटैगनिस्ट के साथ रिप्रेजेंट करने के बजाय इसमें कैरेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है, उसकी मेमोरीज के साथ प्रेजेंट किया जाता है। मीन्स उसके मेमोरीज पे ज्यादा फोकस होता है, न कि उस कैरेक्टर पर। तो दिस इज अबाउट एपिस्टोलरी नॉवेल। To give readers an intimate view of characters, feelings and thoughts, and develop a direct connection with the events through letters without interference of the author. तो इसमें और भी देखा जाता है क्या क्या चीजें। इंटाइमेट व्यू ऑफ कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स के इंटाइमेट व्यू है वो रीडर्स को प्रेजेंट किया जाता है, उसकी फीलिंग्स को, थॉट्स को प्रेजेंट किया जाता है, और साथ ही डेवलप अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द इवेंट्स। जो इवेंट्स होते हैं उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन प्रेजेंट किया जाता है, किसके माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से। The founder of epistolary novel in English is considered James Howells Familiar Letters। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो एपिस्टोलरी नॉवेल के फाउंडर हैं किसे माना जाता है, जेम्स हॉवेल्स को माना जाता है, और इनका वर्क है फेमिलियर लेटर्स, जो कि 1645 और 50 का वर्क है। याद रखेंगे हु इज द फाउंडर ऑफ एपिस्टोलरी नॉवेल इन इंग्लिश, तो दैट इज जेम्स हॉवेल्स, और इनका वर्क है फेमिलियर लेटर्स। Epistolary fiction appeared in the 17th century with Aphra Behn's love letters between nobleman and his sister। देखिए एपिस्टोलरी फिक्शन कैसे आता है, तो ये 17th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, क्योंकि ये भी एक तरह का नॉवेल है जिसका ग्रेजुअली ग्रोथ होता है। और ये कैसे होता है, अफ्रा बेन्स की जो लव लेटर्स थी किसके बीच में, नोबल मैन और उनके सिस्टर के बीच में, तो उस वहां से ये स्टार्ट होता है एपिस्टोलरी फॉर्मेट का नॉवेल। अफ्रा बेन को याद करेंगे, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी, इनके बारे में भी वीडियो लेकर आएंगे। It is became popular in the 18th century with novels including Samuel Richardson Pamela 1740 and Clarissa 1747 to 48 and Francis Burney's Evelina 1778। अब ये जो एपिस्टोलरी नॉवेल है वो कब फेमस होता है, 18th सेंचुरी में फेमस होता है। एक्चुअली 18th सेंचुरी में बहुत सारे तरह के नॉवेल फेमस होते हैं, बिकॉज दैट एज बिलोंग्स टू द प्रोज एज, मतलब उस एज को ही प्रोज एज कहा जाता है, इसी वजह से। और 18th सेंचुरी में ही सैमुअल रिचर्डसन का पामेला आता है 1740 में, और उन्हीं का एक दूसरा वर्क है क्लैरिशा 1747 to 48 में। तो ये भी इसी कैटेगरी के नॉवेल्स हैं। फ्रांसिस बर्नीस का एवलिना है 1778 का नॉवेल है, ये भी एपिस्टोलरी नॉवेल है। Now we will see picaresque novel. What is it? It depicts the adventures of a roguish but appealing hero, usually of low social class, who lives by his wits in a corrupt society। इसमें क्या दिखाया जाता है, एक एडवेंचर दिखाया जाता है ऐसी कैरेक्टर का जो कि थोड़ा सा रोगिस टाइप का होता है, बैड कैरेक्टर होता है, बट वो लीडिंग कैरेक्टर होता है नॉवेल का, और उसका जो कैरेक्टर होता है कहीं ना कहीं अपीलिंग होता है। लो सोशल क्लास को बिलोंग करता है, और वो जो अपनी जिंदगी जीता है अपनी विट्स की बेस पे जीता है, और करप्ट सोसाइटी में वो अपनी लाइफ को किसी तरह से सर्वाइव करने की कोशिश करता है अपने माइंड के दम पर। तो याद रखेंगे थोड़ा सा निगेटिव कैरेक्टर होता है पिकारेस्क नॉवेल में। It typically adopt a realistic style. There are often some elements of comedy and satire। इसमें साथ में रियलिस्टिक स्टाइल को भी अडॉप्ट किया जाता है, और कुछ कॉमेडी और सटायर भी होते हैं, और वो लो कैटेगरी के होते हैं। The term picaresque novel, coined in 1810, originated in Spain during the Spanish Golden Age in 1554। जो टर्म पिकारेस्क नॉवेल है ये 1810 में कॉइन किया जाता है, और एक्चुअली इसकी जो ओरिजिन होती है इस टाइप के नॉवेल की कब होती है, स्पेन में होती है, और कब, द स्पेनिश गोल्डन एज के दौरान 1554 में। तो याद रखेंगे स्पेन में इस टर्म का क्या होता है, ओरिजिन होता है पिकारेस्क नॉवेल का, और ये स्टार्ट कब होता है, स्पेनिश गोल्डन एज में, और ये एज कब माना जाता है, 1554। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पिकारेस्क नॉवेल की।
सटायर होते हैं, कॉमेडी होते हैं, फर्स्ट पर्सन नरेशन होता है विद इन ऑटोबायोग्राफिकल ईज ऑफ टेलिंग, और साथ ही ऑटोबायोग्राफिकल ईज भी होता है, मीन्स थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। An outsider protagonist seeker on an episodic and pointless quest for renewal or justice, और इसमें जो कैरेक्टर होता है ना वो अलग तरीके से जस्टिस की तलाश करता है, और साथ ही सोसाइटी में अलग तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश करता है, कानून के साथ नहीं, इलीगल वे में, मतलब वो सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है, बट वो कहीं ना कहीं उसका जो सोच होता है वो पॉजिटिव होता है, बट उसका जो तरीका होता है that is negative. Thomas Knox is credited with writing the first picaresque novel in English, The Unfortunate Traveler, or The Life of Jack Whitten, 1594. तो ऑलरेडी ये पॉइंट मेंशन किया जा चुका है कि टॉमस नॉस जो है वो पिकारेस्क नॉवेल के ये फादर के रूप में जाने जाते हैं इंग्लिश में। साथ ही इनका वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, जिसका सेकंड टाइटल है द लाइफ ऑफ द जैक विल्टन, और 1594 का वर्क है। नाउ सेंटिमेंटल नॉवल देख लेते हैं। इट एक्सप्लॉइट्स द रीडर्स कैपेसिटी फॉर टेंडरनेस, कंपैशन और सिंपैथी टू अ disproportionate degree by presenting a beclouded or unrealistic view of its subject. जो सेंटिमेंटल नॉवेल्स होते हैं इसमें जो रीडर्स की कैपेसिटी होती है उसको ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है कि मतलब रीडर के अंदर क्या सेंटिमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं कैरेक्टर्स को, इवेंट्स को देखकर। तो रीडर की जो टेंडरनेस है, कंपैशन है, सिंपैथी है, उसे ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है इस तरह के नॉवेल में। द मोस्ट फेमस सेंटिमेंटल नॉवेल्स इन इंग्लिश आर सैमुअल रिचर्डसन पामेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड 1714, ओलिवर गोल्डस्मिथ्स विकार ऑफ वेकफील्ड 1766। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंटिमेंटल नॉवेल्स है इस इंग्लिश में वो देख लेते हैं। सैमुअल रिचर्डसन का जो पामेला है वो एपिस्टोलरी नॉवेल तो है ही, साथ ही वो सेंटिमेंटल नॉवेल के कैटेगरी में भी आता है, और पामेला का सेकंड टाइटल है वर्च्यू रिवॉर्डेड, 1740 का वर्क है। ओलिवर गोल्डस्मिथ का वर्क है विकार ऑफ वेकफील्ड 1766 में आता है, ये भी एक सेंटिमेंटल नॉवेल के कैटेगरी में आता है। लॉरेंस स्टर्न्स ट्रिस्ट्रम सैंडी 1759 to 67, तो लॉरेंस स्टर्न्स का ट्रिस्ट्रम सैंडी भी इसी कैटेगरी का नॉवेल है। एंड अ सेंटिमेंटल जर्नी 1768, सेंटिमेंटल जर्नी भी लॉरेंस स्टर्न का ही वर्क है। हेनरी ब्रुक्स द फूल ऑफ क्वालिटी 1765 to 70, हेनरी ब्रुक्स का वर्क है द फूल ऑफ क्वालिटी, ये भी सेंटिमेंटल नॉवेल है। हेनरी मैकेंजीज द मैन ऑफ फीलिंग 1771 एंड मारिया इजवर्थ कासिल रेक्रेंट 1800, तो ये सारे सेंटिमेंटल नॉवेल्स के एग्जाम्पल हैं, इसे अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। मारिया इजवर्थ कासिल रेक्रेंट 1800, ये नॉवेल्स जो है ना इसको मैच करने के लिए भी आपको दिया जा सकता है, इसके डेट के साथ मैच करने के लिए दिया जा सकता है या इसके राइटर के साथ, तो हर तरह से आप लोग इसको रेडी करेंगे। The American sentimental novel achieved massive sales and popularity during the antebellum era. जो अमेरिकन सेंटिमेंटल नॉवेल है इनको पॉपुलैरिटी मिलती है कब? एंटेबेलम एरा के टाइम में। लैंडमार्क एग्जांपल्स इंक्लूड सुसान वार्नस द वाइड वाइड वर्ल्ड 1850, हैरियट बीचर स्टोव्स अंकल टॉम्स कैबिन 1852, एलिजाबेथ स्टुअर्ट फेल्प्स द गेट्स अजार 1869 and Maria Cummins The Lamplighter 1854। ये भी सेंटिमेंटल नॉवल के एग्जाम्पल हैं, बट ये अमेरिकन जो राइटर हैं उनके एग्जाम्पल हैं। तो अमेरिकन राइटर से ये वर्क आते हैं, इसे अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, कौन कौन से वर्क है, कौन राइटर या उनकी डेट क्या है, सब आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। Anthony Ashley Cooper's third Earl of Shaftesbury, a pupil of John Locke, can be considered the father of sentimental novel, as its philosophical basis primarily came from him। देखिए एंथनी एस्ले कूपर जो कि थर्ड अर्ल होते हैं सैफ्ट्सबरी के, और ये साथ ही जॉन लॉक के शिष्य भी होते हैं, तो इन्हीं को सेंटिमेंटल नॉवेल के फादर के रूप में कंसीडर किया जाता है। In 1711,
appeared his characteristics of men, manners, opinion. टाइम्स कलेक्शन ऑफ हिज वर्क्स, तो 1711 में एंथनी एस्ले जो कि थर्ड अर्ल ऑफ सेफ्सबरी हैं, इनका एक वर्क आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन, मैनर्स, ओपिनियंस, टाइम्स करके। ये इनके वर्क्स का कलेक्शन है, एक वर्क नहीं है, कई सारे वर्क्स का कलेक्शन है। हिस्टोरिकल नॉवल, इट इज सेट इन द पास्ट। हिस्टोरिकल फिक्शन seeks to recreate the aura of a time past, reconstructing characters, events, movement, ways of life, and the spirit of a bygone day. हिस्टोरिकल नॉवल में क्या होता है, बीते हुए कल के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली मतलब जो टाइम पीरियड होती है इस नॉवल की, ये पास्ट होता है, और पास्ट के जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें प्रेजेंट किया जाता है नए तरीके से। कैरेक्टर्स जो होते हैं पास्ट के होते हैं, इवेंट्स पास्ट के होते हैं, एवरीथिंग पास्ट का होता है, बट उसे जो नए तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, और ऐसा नहीं माना जाता है कि वो जो नॉवेल में जो भी कुछ बताया गया है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री वो करेक्ट हो, बस उसे उस फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है बीते हुए कल के रूप में। हिस्ट्री से एक्यूरेट मैच नहीं करता है। नाउ वी विल सी फेमस हिस्टोरिकल नॉवेल्स। वो कौन कौन से नॉवेल है जो कि हिस्टोरिकल नॉवेल के रूप में फेमस है, तो वुल्फ हॉल 2009, हिलेरी मैंटल द नेम ऑफ द रोज 1980, अम्बर्टो इको, यहाँ पे वुल्फ हॉल 2009 जो ये वुल्फ हॉल वर्क है हिलेरी मेंटल का वर्क है, और द नेम ऑफ द रोज जो वर्क है ये अम्बर्टो इको का है। आई क्लॉडियस रॉबर्ट ग्रेव्स का वर्क है। गर्ल विथ अ पर्ल इयररिंग, ये ट्रेसी चेवेलियर का वर्क है। डेट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं। गॉन विद द विंड 1936 का वर्क है, मार्गरेट मिचेल इसके ऑथर है। आउटलैंडर 1991 का वर्क है, डायना गेवाल्डन जो है इसके ऑथर है। द पिलर्स ऑफ द अर्थ 1989 का वर्क है, इसके ऑथर है केन फोलेट। अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 का वर्क है, चार्ल्स डिकेंस इसके ऑथर है। बिलवेड 1987 का वर्क है, टोनी मॉरिसन इसके ऑथर है। टोनी मॉरिसन अमेरिकन ऑथर हैं। अलाइस ग्रेस 1996 का वर्क है, मार्गरेट एटवुड इसकी ऑथर हैं, कैनेडियन है ये। मेमोइर्स ऑफ गिजा 1997 का वर्क है, आर्थर गोल्डन इसके ऑथर हैं, ये भी अमेरिकन है। द रेड टेंट 1997 का वर्क है, अनीता डायमंड इसकी ऑथर है, शी इज अमेरिकन। द अदर बोलियन गर्ल, इट इज ऑफ 2001 का नॉवेल है, फिलिपा ग्रेगरी इसके ऑथर है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ये सारे जो वर्क्स हैं और इनके ऑथर्स हैं, इनके डेट्स हैं, इसको रिकॉल कर लेंगे बिकॉज इट कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। और ये हर कई तरीके से इसमें से जो ये सारे फैक्ट्स हैं क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। द अंडरग्राउंड रेल रोड 2016 का है, कॉल्सन व्हाइटहेड अमेरिकन ये ऑथर है। एटनमोंट 2001, इयान मैक इवान। द नाइटिंगेल 2015 का वर्क है, क्रिस्टिन हना का ये वर्क है, अमेरिकन है। रामोला 1862 का वर्क है, जॉर्ज इलियट का वर्क है ये। बेवरले 1825 का वर्क है, एंड इवानो 1819 का वर्क है। और बेवरले और इवानो दोनों ही वॉल्टर स्कॉट के नॉवेल हैं। कोल्ड माउंटेन 1997 का वर्क है, चार्ल्स फ्रेजियर का ये वर्क है और ये अमेरिकन है। Now we will see utopian novel, a style of fiction that take place in an idealized world. The author of utopian novels sets their narrative in a world that aligns with their broader ethos and personal philosophy. यूटोपियन नॉवल में क्या होता है, एक आदर्शवादी मतलब उस वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पे एवरीथिंग मतलब ओके होता है, सब कुछ अच्छा होता है, कुछ भी खराब नहीं होता है, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फ्री होते हैं हर तरह से सोचने के लिए। तो इसमें जो ऑथर होते हैं उनकी पर्सनल फिलोसफी को प्रेजेंट किया जाता है ब्रॉडर वे में, क्योंकि ऑथर उसमें दिखाना चाहता है कि दुनिया अगर ऐसी होती तो व्हाट कुड हैपन, तो क्या हो सकता है। Utopian and utopianism are words used to denote visionary reform that tends to be impossible idealistic. देखिए जो यूटोपियन और यूटोपियनिज्म है ये किस तरह के वर्ड्स हैं, ये विजनरी रिफॉर्म को शो करते हैं जो कि इम्पॉसिबल होता है। आइडियलिस्टिक फॉर्म में देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल होता है, इस तरह की दुनिया हो ही नहीं सकती है जिस तरह की दुनिया इस तरह के नॉवेल में ऑथर
इमेजिन करने की कोशिश करता है या प्रेजेंट करता है। इस तरह की दुनिया इन रियल पॉसिबल नहीं है, बट ये ऑथर की क्या है, मेंटलिटी है, उसके थॉट्स से वो अपने हिसाब से उस चीज को प्रेजेंट करता है। Let us see the characteristics of European novels. Information, independent thought, and freedom are promoted. Citizens have no fear of the outside world. देखिए, इंफॉर्मेशन होता है, इंडिपेंडेंट थॉट होता है, लोग बिल्कुल फ्री होकर सोच सकते हैं और लोगों को किसी तरह का डर नहीं होता है, और सिटीजन को किसी तरह के आउटसाइड वर्ल्ड का कोई डर नहीं होता है। The term utopia was invented by the English philosopher Sir Thomas More, recalling ancient Greek words good place and no place. टर्म यूटोपिया कहाँ से लिया गया है? इसको इन्वेंट करने वाले हैं इंग्लिश फिलोसोफर सर टॉमस मोर, और ये इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज से लिया है। इस टर्म का मतलब होता है गुड प्लेस या नो प्लेस। यूटोपिया का मतलब होता है गुड प्लेस एंड नो प्लेस, और ये ग्रीक वर्ड यूटोपिया जो है ये ग्रीक वर्ड है, और इसको इन्वेंट किसने किया है? सर टॉमस मोर ने। More's book Utopia, published in 1516, describes an ideal utopian society. टॉमस मोर का एक बुक है यूटोपिया, जो कि पब्लिश्ड होता है 1516 में, और इसमें इन्होंने एक आइडियल यूटोपियन सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन दिया है। ऐसा मतलब आइडियल सोसाइटी जहाँ पे एवरीथिंग इज ओके। इंपॉर्टेंट यूटोपियन नॉवेल देख लेते हैं। Plato's Republic around 375 BC, Thomas More's Utopia 1516। प्लेटो का जो रिपब्लिक है ये 375 BC का है। ये एक तरह से यूटोपियन नॉवेल की कैटेगरी में आता है, यूटोपियन वर्क की कैटेगरी में। टॉमस मोर का यूटोपिया 1516, फ्रांसिस बेकन्स न्यू अटलांटिस 1627 का वर्क है। तो फ्रांसिस बेकन का जो वर्क न्यू अटलांटिस है ये 1627 का वर्क है, और इनके डेथ के बाद ये पब्लिश्ड होता है। मार्गरेट कैवेंडिश का वर्क है द ब्लेजिंग वर्ल्ड 1666 का वर्क है। जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल 1726, सैमुअल बटलर्स इरेवोन 1872, एडवर्ड बिलेमीज लुकिंग बैकवर्ड 1888, William Morris News from Nowhere 1890, H.G. Wells A Modern Utopia 1905, Ursula Le Guin's The Dispossessed 1974। तो ये सारे जो वर्क है काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, और इन्हें थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इन्हें अच्छे से आप लोग देख लेंगे। सारे राइटर्स के नाम, इनके वर्क्स और डेट्स के साथ याद रखेंगे। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, या ऐसे भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में भी। साइकोलॉजिकल नॉवल देखते हैं। अ जॉनर ऑफ प्रोज फिक्शन दैट फोकसेस इंटेंसिवली ऑन द इंटीरियर लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स, रिप्रेजेंटिंग दियर सब्जेक्टिव थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज, डिजायर्स। साइकोलॉजिकल नॉवल में क्या होता है? ये भी एक तरह का प्रोज फिक्शन है, और इसमें किस चीज पे फोकस किया जाता है? किसी भी कैरेक्टर के इंटीरियर लाइफ पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो जो कैरेक्टर का इंटीरियर लाइफ होता है उसके अंदर किस तरह के थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, किस तरह के फीलिंग्स क्रिएट हो रहे हैं, किस तरह के डिजायर्स क्रिएट हो रहे हैं, मेमोरीज क्रिएट हो रहे हैं, उन्हीं चीजों को सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉट हैम्सन्स वर्क्स, हंगर 1890, मिस्ट्रेस 1892, पेन 1894 एंड विक्टोरिया 1898। तो ये जो हैम्सन्स के वर्क्स हैं ये सारे यहीं से कहीं ना कहीं जो मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवेल है वो ओरिजिन होता है, और ये जो वर्क है हंगर, मिस्ट्रीज, पेन, विक्टोरिया, ये सभी हैम्सन के वर्क है। अनीता देसाई इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवेल। अनीता देसाई जो है वो इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवेल की मदर मानी जाती हैं। अगाथा क्रिस्टी इज नोन एज द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट, और साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट में ग्रेटेस्ट के रूप में कौन फेमस है? अगाथा क्रिस्टी। तो याद रखेंगे, अनीता देसाई मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवेल, अगाथा क्रिस्टी ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट। एलिमेंट्स क्या होते हैं साइकोलॉजिकल नॉवेल में? प्लॉट इज सबऑर्डिनेट टू एंड डिपेंडेंट अपॉन द प्रोबिंग डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर। तो देखिए इसमें प्लॉट जो होता है, कहानी जो होती है, उसको सेकंड कैटेगरी में रखा जाता है,
मतलब कैरेक्टर के जो थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, न कि कहानी पे। इवेंट्स मे नॉट प्रेजेंटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बट रादर एज दे ऑकर इन द कैरेक्टर्स थॉट एसोसिएशंस, मेमोरीज, फैंटासीज, रिवरीज, कंटेम्पलेशंस एंड ड्रीम्स। अब जो इस नॉवेल में क्या होता है कि जो इवेंट्स होते हैं उससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर क्या करता है, सोचता है। अब उसके अंदर जो थॉट्स क्रिएट होते हैं वो तो जरूरी नहीं है ना अकॉर्डिंग टू डेट आए, वो तो किसी भी कोई भी थॉट कभी भी आ सकता है, पुराने थॉट पहले आ सकते हैं, नए थॉट बाद में आ सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से वो कैरेक्टर के माइंड में वो थॉट्स क्रिएट होते हैं उसी रूप में उसको प्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए इसमें जो क्रोनोलॉजी होती है इवेंट की उस पर बहुत फोकस नहीं किया जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द जॉनर वॉज थियोडोर दोस्टोवस्की, सॉरी फाइडोर दोस्टोवस्की। तो इस कैटेगरी की जो फेमस नॉवेल में से एक है वो है डोस्टोवस्की है। इनका वर्क है द ब्रदर्स करामाजोव 1880 का वर्क है, एंड क्राइम एंड पनिशमेंट 1866 का वर्क है। ये दोनों ही वर्क डोस्टोवस्की का है। द ब्रदर्स करामाजोव 1880 एंड क्राइम एंड पनिशमेंट 1866 किसका वर्क है, डोस्टोवस्की का। हेनरी जेम्स, पैट्रिक मैकग्राथ, आर्थर मिलर एंड एडिथ वॉर्टन आर मेजर अमेरिकन नॉवेलिस्ट ऑफ दिस जॉनर। अब देखिए जो साइकोलॉजिकल नॉवेल है इसके यहाँ पे कुछ अमेरिकन ऑथर के नाम्स दिए गए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसे याद रखेंगे आप लोग। नाउ वी विल सी सम इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल नॉवेल। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1860 ये चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। विलेट 1853 चार्लोट ब्रांडी का वर्क है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी 1881 का वर्क है हेनरी जेम्स का। कोल्ड कंफर्ट फॉर्म 1932 का वर्क है, स्टेला गिब्बन्स है इसके ऑथर। द बुक शॉप 1978 का वर्क है, पेनेलोप फिट्जगेराल्ड है। द येलो वॉलपेपर 1892 का वर्क है, चार्लोट पर्किंस गिलमेन इसके ऑथर हैं। गॉन गर्ल 2012 का वर्क है, गिलियन फ्लाइन इसके ऑथर हैं। रूम 2010 का वर्क है, एम्मा डोनोगो जो है इसके ऑथर हैं। गेम्स पीपल प्ले 1964 का वर्क है, एरिक बर्न जो है इसके ऑथर है। गर्ल इंटरप्टेड 1993 का वर्क है, सुसान केसन जो है इसकी ऑथर है। तो ऐसा नहीं कि इतने ही साइकोलॉजिकल नॉवेल है, ये तो सिर्फ लिस्ट है कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स की, सारे को तो नहीं प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन जब इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट की जो वीडियो आएंगे उसमें कवर किए जाएंगे। Stream of consciousness novel, a method of narration that describes happenings in the flow of thoughts in the minds of the characters. इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर के अंदर फ्लो होता है थॉट्स के वो कंटिन्यू होता रहता है। तो जब कैरेक्टर के माइंड्स में क्या होता है, जो थॉट्स के फ्लो होते हैं वो होते रहते हैं कंटिन्यू, और उसी में जो घटनाएं होती है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। The term stream of consciousness was first coined by psychologist William James in his The Principles of Psychology in 1893। ये जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रेज है, इसको किसने कॉइन किया है, तो ये विलियम जेम्स ने कॉइन किया है। ये साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अपने वर्क द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में किया है। इनका ये वर्क 1893 में आता है। तो याद रखेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म के कौन है इन्वेंटर, तो विलियम जेम्स है, साइकोलॉजिस्ट हैं ये, और इन्होंने अपने वर्क द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में प्रेजेंट किया, इस टर्म को यूज किया है। 1893 का वर्क है। When he describes it thusly, consciousness as an uninterrupted flow, तो इन्होंने अपने वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इस तरह से डिस्क्राइब किया है, कहा है कॉन्शियसनेस एज एन अनइंटरप्टेड फ्लो। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि एक अनइंटरप्टेड फ्लो होता है, मतलब जो फ्लो होता है थॉट्स का ना, उसमें किसी तरह का इंटरप्शन नहीं होता है, वो बिल्कुल बिना किसी रुकावट के वो फ्लो कंटिन्यू रहता है। Now we will see elements. The natural flow of a character, यहाँ पे off होगा, of a character's extended thought process, often by incorporating sensory impressions, incomplete ideas, unusual syntax and
रफ ग्रामर, तो जो भी थॉट्स होते हैं उसको जो प्रेजेंट किया जाता है वो कैरेक्टर्स के एक्सटेंडेड थॉट प्रोसेस के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, वो फ्लो होता रहता है। और इसमें किसके द्वारा होता है? इनकॉर्पोरेटिंग सेंसरी इंप्रेशंस के थ्रू। कंप्लीट आइडियाज होते हैं, अनयूजुअल सिंटेक्स होते हैं, ग्रामर रफ होता है, क्योंकि जब किसी के माइंड में कोई थॉट्स आता है ना तो वो आते रहते हैं, उसमें ग्रामर और सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया जा सकता। ग्रामर और सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा ना तो वो अननेचुरल हो जाएगा, इसलिए नेचुरल वे में उसे प्रेजेंट करने के लिए जरूरी है कि इन सब चीजों को अवॉइड किया जाए। किस चीजों को? सिंटेक्स को और ग्रामर को। Now pointed to 1915 in Richardson's series of semi-autobiographical novels titled Pilgrimage, considered the first complete stream of consciousness novel. देखिए रिचर्डसन के सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स का एक कलेक्शन है जिसका टाइटल है पिलग्रिमेज। इसमें एक वर्क है पॉइंटेड रूफ जो कि 1950 का वर्क है। इसी ट्रू या कंप्लीट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल माना जाता है। तो इस वर्क को, जो कि रिचर्डसन का वर्क है पॉइंटेड रूफ, इट कैन बी कंसिडर्ड एज द कंप्लीट नॉवेल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये इस जेनर का कंप्लीट नॉवेल है पॉइंटेड रूफ, और ये किस में पब्लिश्ड होता है? रिचर्डसन के जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स हैं इनका कलेक्शन पिलग्रिमेज टाइटल से पब्लिश्ड होता है उसी में। वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डॉलोवे इज वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ दिस जॉनर। वर्जीनिया वुल्फ का जो मिसेस डॉलोवे है ये इस जॉनर का बेस्ट एग्जांपल कंसीडर किया जाता है। द मोस्ट फेमस इज जेम्स जॉयस यूलिसिस, और जो सबसे फेमस वर्क है इस जॉनर का वो है जेम्स जॉयस का यूलिसिस, 1922 का वर्क है ये। A complex evocation of the inner state of the characters Leopold, Molly Bloom and Stephen Dedalus। तो इसमें इन्होंने एक तरह से कॉम्प्लेक्स इवोकेशन को प्रेजेंट किया है। जो कैरेक्टर्स हैं लियोपोल्ड, मॉली ब्लूम और स्टीफन डेडलस है, इनके इनर स्टेट को बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है जेम्स जॉयस ने यूलिसिस में। और साथ ही वर्जीनिया वुल्फ ने अपने वर्क मिसेस डॉलोवे में इसी तरह के एफर्ट्स को प्रेजेंट किया है। तो वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉलोवे और जेम्स जॉयस का यूलिसिस, ये दोनों ही इस जॉनर का बहुत ही फेमस वर्क है। कुछ और इम्पोर्टेंट नॉवेल्स देख लेते हैं। सैमुअल बेकेट्स मोलोई 1951 मोली, वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डॉलोवे, इसकी बात हो ही चुकी है। विलियम फॉकनर्स का वर्क है एज आई ले डाइंग 1930, जेक कैरोक का वर्क है ऑन द रोड 1957। तो ये इम्पोर्टेंट नॉवेल्स है किस कैटेगरी के? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। फायोडोर दोस्तोवस्की का नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड 1864, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द ग्रेट गैट्सबी 1925। ये जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं तो ये आप लोग देखेंगे इस कैटेगरी के, ये इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल, फाइनली इसे भी देख लेते हैं। A formative novel about a protagonist's psychological and moral growth from their youth into childhood, in which character change is important. बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल किस तरह का नॉवेल होता है? इसमें जो कैरेक्टर होता है, जो प्रोटागोनिस्ट होता है, जो लीड कैरेक्टर होता है, उसके बचपन से लेके जो यूथ अवस्था है वहां तक के ग्रोथ को दिखाया जाता है। तो जो प्रोटागोनिस्ट होता है उसका बचपन से लेके यूथ एज तक साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ को प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कैरेक्टर चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल्हेम मिस्टर्स अप्रेंटिसशिप 1796 by Johann Wolfgang Goethe is considered the first of this genre। देखिए इस तरह के नॉवेल में ये जो विल्हेम मिस्टर्स अप्रेंटिसशिप वर्क है जोहान वुल्फगैंग गोथ का, तो जोहान वुल्फगैंग गोथ का ये वर्क है 1796 का, इससे इस जॉनर का फर्स्ट नॉवेल कंसीडर किया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट नॉवेल देख लेते हैं इस जॉनर के, जो कि मॉकिंग बर्ड 1960 का वर्क है। किसका है ये? हार्पर ली का। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन 1884 मार्क ट्वेन। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन जो है ये 1884 का वर्क है और किसका है? मार्क ट्वेन का है।
और टू किल अ मॉकिंग बर्ड ये किसका वर्क है, हार्पर ली का, याद रखेंगे। किस तरह का ये नॉवेल से, बिल्डिंग्सरोमन नॉवेल। इसमें क्या होता है, प्रोटोगोनिस्ट का साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ दिखाया जाता है, उसके यूथ से लेकर चाइल्डहुड तक का, ठीक है। और उसमें जो कैरेक्टर्स में चेंजेस भी शो कर किए जाते हैं। कुछ और भी नॉवेल से देख लेते हैं इस कैटेगरी में। अ सेपरेट पीस 1959 जॉन नोल्स का ये वर्क है। द काइट रनर 2003 का वर्क है खालिद हुसैनी का। अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स जो है 2004, ये भी खालिद हुसैनी का वर्क है। ये अमेरिकन अफगानी राइटर है। गॉन विथ विंड 1936 का नॉवेल है मार्गरेट मिचेल का। द कैचर इन द राई 1951 का वर्क है, ये जेडी सेलिंगर का वर्क है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्सरोमन कैटेगरी के नॉवेल्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।